हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज के इस वीडियो में हिंदी के 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे और ये जो 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल ऐसे ही ऐसे प्रश्न आने वाले हैं। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और हमारे वेबसाइट पे ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, तो अभी तक आप टेस्ट नहीं दिए हैं तो जाके टेस्ट दे लीजिएगा। अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना नहीं आता है तो वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको बोलना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि कहाँ लौटने की बात करता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको बताना है कि लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि कहाँ लौटने की बात करता है, तो बंगाल में लौटने की बात करता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि लौट कर आऊँगा फिर कविता किसने लिखा है, तो जीवानंद दास जी ने लिखा है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, दो नंबर प्रश्न है कि अविन्यो किस देश में स्थित है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि अविन्यो किस देश में स्थित है, तो अविन्यो फ्रांस में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि अविन्यो किस नदी के किनारे स्थित है, तो जो अविन्यो है ये रोन नदी के किनारे स्थित है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, तीन नंबर प्रश्न है कि लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता है। यहाँ पे आपको बताना है कि लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता है, तो मछली मांगना चाहता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि लेखक के पिता बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदे थे, तो 3 मछलियाँ खरीदे थे, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज कितने साल के थे तो उनके पिता का देहांत हो गया। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि पंडित बिरजू महाराज कितने साल के थे तो उनके पिता का देहांत हो गया। तो पंडित बिरजू महाराज जब 9.5 साल के थे तो उनके पिता का देहांत हो गया। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि पंडित बिरजू महाराज की पिता की मृत्यु किस कारण से हुआ था, तो लूह लगने के कारण से हुआ था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। यहाँ पे आपको बताना है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था, तो लखनऊ घराने में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो पंडित बिरजू महाराज थे ये लखनऊ घराने के 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिलते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख यानी शुरुआती लेख कहाँ से मिलते हैं, तो दक्षिणी भारत से मिलते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है, तो गुणाकर मूल्य हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि नाखून किसका प्रतीक है। यहाँ पे आपको बताना है कि नाखून किसका प्रतीक है, तो जो नाखून है ये पशुता का प्रतीक है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि लेखक से किसने पूछा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो छोटी बेटी ने पूछा, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न है कि झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको बताना है कि झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है, तो महल वाले जीतते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न है कि रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए। यहाँ पे
आपको बताना है कि रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए। तो जो रसखान थे ये दिल्ली के बाद ब्रजभूमि चले गए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि मराठी किस भाषा में लिखी जाती है। यहाँ पे आपको बताना है कि मराठी किस भाषा में लिखी जाती है। तो जो मराठी होती है ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो हिंदी भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और अंग्रेजी जो होता है ये रोमन लिपि में लिखी जाती है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि अशोक वाजपेयी लाशत्रुज में कितने दिनों तक रहे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि अशोक वाजपेयी लाशत्रुज में कितने दिनों तक रहे। तो 19 दिनों तक रहे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अशोक वाजपेयी लाशत्रुज में कितने कविताओं को लिखे, तो 35 कविताओं को लिखे। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि जारशाही कहाँ थी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न प्रत्येक साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको बताना है कि जारशाही कहाँ थी। तो जारशाही रूस में थी। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि रूस के राजा को क्या कहा जाता था, तो जार कहा जाता था। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किसने किया है। यहाँ पे आपको बताना है कि गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किसने किया है। तो गुरु नानक ने किया है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन हैं, तो गुरु नानक देव हैं। तो इन्हें भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि बहादुर कहाँ के रहने वाला था। यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था। तो जो बहादुर था ये नेपाल का रहने वाला था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि बहादुर नेपाल से क्यों भागा, तो माँ के मार के डर से भागा, इसे आपको याद रखना है। हिंदी के 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे और बिल्कुल ऐसे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है, तो ये बिहार में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारत का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था, तो नालंदा विश्वविद्यालय था। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि सच्चा भारत कहाँ बसता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि सच्चा भारत कहाँ बसता है, तो सच्चा भारत गाँव में बसता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारत माता कहाँ निवास करती हैं, तो गाँव में निवास करती हैं। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी। यहाँ पे आपको बताना है कि सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी, तो 7,500 की थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी, तो काले रंग की थी। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसने लिखा है। यहाँ पे आपको बताना है कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसने लिखा है, तो महात्मा गांधी जी लिखे हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि राष्ट्रपिता के नाम से किसे जानते हैं, तो राष्ट्रपिता के नाम से महात्मा गांधी जी को जानते हैं। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि जापान
जापान पर परमाणु बम गिराया गया? यहाँ पे आपको बताना है कि जापान पर परमाणु बम किसने गिराया, तो अमेरिका ने गिराया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थीं? यहाँ पे आपको बताना है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थीं, तो सेन साहब की 5 लड़कियां थीं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और उनका नाम क्या था, तो सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, ये 5 बहनें थीं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि किसने मदन को एक घूसा रसीद कर दिया? यहाँ पे आपको बताना है कि किसने मदन को एक घूसा रसीद कर दिया, तो खोखा ने मदन को एक घूसा रसीद कर दिया। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और खोखा का दूसरा नाम क्या था, तो कासू था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि मुंडा किस देश की जाति है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि मुंडा किस देश की जाति है, तो जो मुंडा है ये भारत की जाति है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि किस देश में सबसे अधिक जातियाँ हैं, तो भारत में सबसे अधिक जातियाँ हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था? यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था, तो बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि बहादुर के नाम में से दिल शब्द किसने हटा दिया, तो निर्मला ने हटा दिया, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? यहाँ पे आपको बताना है कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे, तो चाचा जी थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि बिरजू महाराज का संबंध किससे था, तो कथक नृत्य से था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि हर वर्ष आविन्यो में कब रंग समारोह होता था? यहाँ पे आपको बताना है कि हर वर्ष आविन्यो में कब रंग समारोह होता था, तो गर्मी में होता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यहाँ पे आपको बताना है कि अहिंसा दिवस किस तिथि को यानी किस दिन को मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, तो उनके जन्म दिवस के शुभ अवसर पे अहिंसा दिवस मनाया जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि इन दिनों भारतीय बाजार में कौन सी वस्तुएं भरी पड़ी हैं? यहाँ पे आपको बताना है कि इन दिनों भारतीय बाजार में कौन सी वस्तुएं भरी पड़ी हैं, तो विदेशी वस्तुएं भरी पड़ी हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लेखक विदेशी किस देश को कहते हैं, तो ब्रिटेन को कहते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि सोफर का अर्थ क्या होता है? यहाँ पे आपको बताना है कि सोफर का अर्थ क्या होता है, तो सोफर का अर्थ ड्राइवर होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि वारेन हेस्टिंगस कौन था? यहाँ पे आपको बताना है कि वारेन हेस्टिंगस कौन था, तो वारेन हेस्टिंगस भारत का गवर्नर जनरल था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वारेन हेस्टिंगस को 172 दारिश नामक सोने के सिक्के मिले थे, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30
30 नंबर प्रश्न है कि मेघदूत का जर्मनी में अनुवाद किसने किया। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि मेघदूत का जर्मनी में अनुवाद किसने किया, तो मैक्स मूलर ने किया। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मेघदूत को किसने लिखा था, तो कालिदास जी ने लिखा था। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि शागिर्द का अर्थ क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि शागिर्द का अर्थ क्या होता है, तो शागिर्द का अर्थ शिष्य होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि आजकल भारत के लोग किस भाषा को बोलना पसंद करते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि आजकल भारत के लोग किस भाषा को बोलना पसंद करते हैं, तो अंग्रेजी भाषा को बोलना पसंद करते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारत की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है, यानी प्राचीनतम भाषा कौन सी है, तो संस्कृत है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि शहनाई किस प्रकार के घास से बनाई जाती है। यहाँ पे आपको बताना है कि शहनाई किस प्रकार के घास से बनाई जाती है, तो नरकट के घास से बनाई जाती है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि शहनाई कौन बजाते थे, तो बिस्मिल्लाह खां बजाते थे। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम क्या था। यहाँ पे आपको बताना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का क्या नाम था, तो भीमाबाई था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई। यहाँ पे आपको बताना है कि सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई, तो गिरधर लाल को खूब फटकार लगाई। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि गिरधर लाल के लड़के का नाम क्या था, तो मदन था। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि निर्वंश विद्या का संबंध किससे है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि निर्वंश विद्या का संबंध किससे है, तो मानव विज्ञान से है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था। यहाँ पे आपको बताना है कि मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था, तो विल्हेम मूलर था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे, तो जर्मनी के रहने वाले थे। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य को नाखून की ज़रूरत कब थी। यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य को नाखून की ज़रूरत कब थी, तो जंगली जीवन में थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो नाखून है ये किसका प्रतीक है, तो जो नाखून है ये पशुता का प्रतीक है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि दोहा कोश किसकी रचना है। यहाँ पे आपको बताना है कि दोहा कोश किसकी रचना है, तो दोहा कोश सरहपाद की रचना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि सिद्धम क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि सिद्धम क्या है, तो सिद्धम एक प्रकार की लिपि है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है कि किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है, तो काशी को देवनागरी की संज्ञा दी गई है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और काशी किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि बहादुर को किसकी याद नहीं आती थी। यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर को किसकी याद नहीं आती थी, तो बहादुर को अपनी माँ की याद
याद नहीं आती थी, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो बहादुर की माँ थी ये गुस्सैल थी, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर प्रश्न है कि कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है। यहाँ पे आपको बताना है कि कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है, तो वृक्ष को कहा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर प्रश्न है कि भारत माता की आंखें झुकी हुई हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि किस कारण से भारत माता की आंखें झुकी हुई हैं, तो चिंता से भारत माता की आंखें झुकी हुई हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर प्रश्न है कि कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन हैं, तो किसान मजदूर हैं, इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर प्रश्न है कि उगते सूरज के देश किस देश को कहा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि उगते सूरज के देश किस देश को कहा जाता है, तो जापान को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि किस देश में सबसे पहले सूर्योदय होता है, तो जापान में होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर प्रश्न है कि मंगमा थी। यहाँ पे आपको बताना है कि मंगमा कैसी थी, तो जो मंगमा थी ये अंधविश्वासी थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मंगमा कौन सा कार्य करती थी, तो दही बेचती थी, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर प्रश्न है कि बहादुर पर चोरी का आरोप किसने लगाया था। यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर पर चोरी का आरोप किसने लगाया था, तो निर्मला के रिश्तेदार ने लगाया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और बहादुर पर चोरी का आरोप क्या लगा था, तो पैसे चुराने का आरोप लगा था। और कितने रुपए चुराने का आरोप लगा था, तो 11 रुपए चुराने का आरोप लगा था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर प्रश्न है कि नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो इज्जत जाना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 50 नंबर प्रश्न है कि बचाना है नदियों को। यहाँ पे आपको बताना है कि नदियों को बचाना है, तो किससे बचाना है, तो नाला होने से बचाना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस वीडियो में हिंदी के 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और बिल्कुल ऐसे प्रश्न आने वाले हैं। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो, तो प्लीज़ आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। अब हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं, फ्री में नोट्स और पीडीएफ आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो ये हम आपको बताने वाले हैं। तो सभी के फ़ोन में होता है क्रोम और गूगल, तो दोनों में से किसी एक को आपको क्या करना है, ओपन कर लेना है, खोल लेना है। और जैसे ही खोलिएगा तो यहाँ पे देखिए एक सर्च बॉक्स दिखेगा, इसमें बस आपको लिख देना है आस्क क्लास। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ASK और फिर CLASS। यहाँ पे हम आस्क क्लास लिख के सर्च कर देंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पे आस्क क्लास लिख के सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ जाएगा आस्क क्लास, तो बस इसी पे आपको क्लिक कर देना है। और जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे हमारा ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप लोग टेस्ट लगा सकते हैं, यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको टेस्ट देना है तो इस टेस्ट वाले बटन पे आप लोग क्लिक कीजिएगा और जो सबसे ऊपर वाला टेस्ट है तो इसी पे आपको क्या करना है, टेस्ट देना है। तो सबसे ऊपर वाला टेस्ट आप पे क्लिक करना है और
ओपन कर लेना है। अगर आपको नीचे वाला भी टेस्ट देना है तो आप लोग दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऊपर वाले पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा टेस्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब आपको थोड़ा सा नीचे जाना है और यहाँ पे जो ये स्टार्ट का बटन है इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे नाम पूछ रहा है तो यहाँ पे आप लोग अपना नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए 15 यहाँ पे प्रश्नों का टेस्ट हो रहा है और प्रत्येक प्रश्न का 4 ऑप्शन है जिसमें से एक सही है। सही वाले पे टिक कीजिएगा तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी सही वाले पे टिक कीजिएगा तो ग्रीन हो जाएगा और यहाँ पे देखिए गलत वाले ऑप्शन पे टिक कीजिएगा तो रेड हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको तो बनाना पड़ेगा, मैथ का सवाल है तो किसी एक पे हम टिक करके ऐसे ही देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 44 पे टिक किए, आप लोग क्या कीजिएगा इसे बनाइएगा फिर ऑप्शन पे टिक कीजिएगा। अगर आप लोग गलत वाले ऑप्शन पे टिक कीजिएगा तो यहाँ पे गलत हो जाएगा और सही वाला बताएगा कि इसका आंसर ये सही है। तो ऐसे ही आपको क्या करना है कि टेस्ट दे देना है और लास्ट में अपना रिजल्ट देख लेना है। अगर उसके बाद अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डाउनलोड पीडीएफ, तो इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए